हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझते हुए हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को करा दिया है। आज हम 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ठीक है, पूछ रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है वह भारत में पहली बार कब आरंभ किया गया था। हमारा ऑप्शन है 1919, 1935, 1906, 1909। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग क्या किया गया था, भारत में पहली बार स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बात करें हम 1919 ईस्वी की, तो 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्वेश्चन आ जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 1919 में ही हुआ था। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अच्छा, 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, रुद्रमन। ठीक है, आपको बताना है कि जो वेनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। देखिए, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि वेनसांग का ह और हर्षवर्धन का ह हमेशा याद रखिएगा। वेनसांग हर्षवर्धन से क्या है, रिलेटेड है, आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, एक फायान भी था, चीनी यात्री। पूछता है क्वेश्चन कि चीनी यात्री जो फायान था वह किसके शासनकाल में भारत आया था। एक पूछता है वेनसांग का और एक पूछता है फायान का। ठीक है, जो चीनी यात्री फायान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? हमारा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। देखिए, वापस वेदों की ओर या वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वापस वेदों की ओर या वेदों की ओर लौटो। दोनों एक ही है, दोनों आएगा तो एक ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेट करके कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। पूछता है क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और कब की थी, तो 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। देखिए, डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछा जाता है। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, निवल राष्ट्रीय आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछते कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। हमारा ऑप्शन है विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो है वह केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। ठीक है, ये नई तकनीक कौन सी है जिसमें वास्तविकता का आभास होता है। ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी वास्तविकता उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी, इंग्लिश में इसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ये काम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोग इसमें क्या करने लगते हैं, इसमें वास्तविकता का अनुभव करते हैं। ठीक है, होती है काल्पनिक, लेकिन क्या होता है वास्तविकता का इसमें अनुभव किया जाता है। तो ये आभासी वास्तविकता द्वारा क्या है होता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी क्रांति किसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन है चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के विकास को भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास वही है दुग्ध क्रांति। ठीक है, और समुद्र में मछलियों के उत्पादन से नीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है छोटे जोत क्षेत्र, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छोटे जोत क्षेत्र। आज भी हमारे भारत में छोटे छोटे एरिया के जो जोत क्षेत्र बटे हुए हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है यंत्रीकरण कर पाना हमारे भारत में अभी संभव नहीं हो पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है। वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि हीलियम का जो घनत्व होता है वो वायु से क्या होता है कम होता है, इसलिए हीलियम से भरा गुब्बारा जो होता है वायु में उड़ने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र समीर बनती है। हमारा ऑप्शन है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसमी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिन के समय जो है समुद्री समीर बनता है। देखिए समुद्री समीर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। दिन के समय जो वायु होती है वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, समुद्र के पास आप जब जाएंगे, समुद्र के किनारे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है दिन के समय में कि वहाँ की जो वायु होती है वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, और ये ठंडी होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, जिसे समुद्री समीर कहा जाता है। इसी को हम समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, इसको समझने में टाइम लगेगा, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो दिन के समय है वो समुद्र की हवा है वो कैसे चलती है, तो समुद्र से स्थल की ओर चलती है और वो ठंडी होती है, उसी को समुद्री समीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। हमारा ऑप्शन है लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेंस की लंबाई और आकार को देख करके कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर को पहचान सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। असम की बात करें तो असम में है सत्रिया। ठीक है, सत्रिया जो नृत्य है वह असम का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा में तो ओडिसी। ठीक है, और मणिपुर में मणिपुरी। ये क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। हमारा ऑप्शन है फैराडे, रोएंटजेन, एच.डेवी लैवोजियर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोइंटजन ने क्या किया था, एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, चलिए, और कब किया था, 1895 ईस्वी में इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है कांडला, विशाखापत्तनम, करईकल, पांडिचेरी। तो पूछ रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित कौन सा मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश भारत का पूर्वी क्या है, पूर्वी तटीय राज्य है। ठीक है, पूर्व में है और एक तटीय राज्य है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और ये क्या है, भारत के पूर्वी तट पर मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, बाकी जो कांडला है वो गुजरात में है, जो कि पश्चिमी तट पे है। ठीक है, कांडला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो गुजरात में है, और ये भारत के पश्चिमी तट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ दिया कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में तट से लगे हुए राज्य कितने हैं, तो 9 है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। हमारा ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन। तो शहद की मक्खी का जो विष होता है वो कैसा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि जो संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह वैन है। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लैंड का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर लैंड का पूछ दे तो लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का क्या हो जाएगा, अगर वैन का पूछ दे तो वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो वैन है वो बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है, वैश्विक एरिया में किया जाता है, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने में किया जाता है, या पूरे विश्व के नेटवर्क को जोड़ने के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है। और जो लैंड होता है एक छोटे से भौगोलिक एरिया को जोड़ता है। ठीक है, एक छोटे से भौगोलिक एरिया को क्या करता है, ये लैंड जोड़ता है। और मैन क्या होता है, ठीक है, मैन तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका उपयोग एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। हमारा ऑप्शन है क्रिस्टलन द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो खाना पकाने का तेल है उसको वनस्पति घी में क्या किया जाता है, बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। कह रहा है काफ़ी संख्या में एक कम समय में ही, मतलब कम समय में ही एक ही जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। हमारा ऑप्शन है एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, तने काटकर, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा, जल संवर्धन विधि द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा। ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा काफ़ी संख्या में कम ही समय में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे पौधों को हम उगा सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा ऑप्शन है 2 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यथावत रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैसी है वैसी ही रहेगी, यानी क्या, यथावत रहेगी। देखिए कोई भी चुंबक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, लेकिन जब हम चुंबक को 2 भागों में काट देते हैं तो प्रत्येक जो भाग होता है वो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करता है, दिखाता है, यानी कि उसके ध्रुवीय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। श्रव्य, अवध्वानिक, ठीक है, अश्वश्रवरु एंड पराश्रव्य। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, तो ये पराश्रव्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। हमारा ऑप्शन है मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगा खान ने की थी। और कब की थी, 1906 ईस्वी में
की थी। 1906 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उन्होंने विश्व शांति की जिम्मेदारी किसको सौंपी है? हमारा ऑप्शन है सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, देखिए इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 सदस्य हैं वो क्या है, वो अस्थायी हैं, बाकी जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी होते हैं। वो हर 2 साल पर क्या करते हैं, चुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। देखिए तो पूछता है क्वेश्चन कि 5 अस्थायी सदस्य कौन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या पूछता है 4 देशों का नाम दे देगा, पूछ देगा कि इसमें से कौन से सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों में शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम उन 5 देशों को जान लेते हैं जो अस्थायी हैं, बहुत ही ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, चीन है, ठीक है, रूस है, ब्रिटेन है। ठीक है, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और क्या हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। ये क्या, ये वो 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी को भारत ने कब अपनाया था? हमारा ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी को क्या किया था, अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। हमारा ऑप्शन है समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, याद रखिएगा, वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और एक होता है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल और फिर क्या होता है, बहिर्मंडल। देखिए जो समताप मंडल होता है इसी में ओजोन परत भी पाई जाती है। पूछता है क्वेश्चन कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी ये क्या करती है, रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने का हमें कोई मतलब नहीं है, ये उस टाइम के क्वेश्चन है, करंट अफेयर से उस टाइम का। देखिए ओलंपिक खेल से रिलेटेड थोड़ा हम जान लेते हैं। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी में हुई थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी में हुई थी। देखिए जो ओलंपिक खेल होता है हर 4 साल पे क्या होता है। ठीक है, 2020 का जो ओलंपिक खेल था, 2020 का जो ओलंपिक खेल था वो कोरोना की वजह से 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ था, याद रखिएगा इसको, जो कोविड की वजह से क्या हुआ था, 2021 में हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा था? तो ये 32वां था। जो 2021 में हुआ वो 32वां था। ठीक है, 32वां था। और 33वां कब होने वाला है? 2024 में होने वाला है। ठीक है, इतना ही आप इसके बारे में याद रखिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे जीके जीएस के वीडियो डाले जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए।